अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि आप इकोनॉमी के खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि इसका लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर होगा। आप अपनी परीक्षा को बेहतर तरीके से क्वालिफाई करने में सक्षम हो जाएंगे। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रहने वाली खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, ताकि इन पर आपकी एक समझ का विकास किया जा सके, जिसका प्रयोग आप अपनी परीक्षा के अलग-अलग स्तरों पर करें, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से निर्मित कर लें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर को देखेंगे। आज की हमारी जो पहली खबर है वो जीएसटी दरों में बदलाव से जुड़ी हुई है। जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव सरकार के द्वारा किया गया है, जिसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्वीकार कर लिया है। ये बदलाव का प्रस्ताव किस स्तर पर है? जैसे आप जानते हैं कि सामान्यतः जीएसटी की 4 दरों को हम देखते हैं। जीएसटी के जिन्हें 4 स्लैब कहते हैं, 5% का स्लैब, 12% का स्लैब, 18% का स्लैब और 28% का स्लैब। अब सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि 28% की स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुओं को 18% के स्लैब में लाया जाएगा और 12% के स्लैब में आने वाली अधिकांश वस्तुओं को 5% के स्लैब में लाया जाएगा और 12 और 28% की जो स्लैब हैं वो समाप्त कर दिए जाएंगे। केवल 2 स्लैब बचेंगे, 5% का और 18% का। इसके अलावा बहुत से ऐसी वस्तुएं होती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जिनको हम सिन गुड्स के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उन वस्तुओं पर 40% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, ये भी प्रस्ताव आया है कि जो पहले जीएसटी पर सेस लगाया जाता था, जो विशिष्ट उद्देश्यों को पूर्ति के लिए लगाया जाता है, किसी भी जो मुख्य टैक्स होता है उसके ऊपर हम सेस भी लगा देते हैं किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए, फंड जुटाने के लिए। अब ये सेस, जीएसटी पर किसी प्रकार का सेस नहीं लगेगा और सेस को भी समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा किया गया है। तो हम सरकार के इसी प्रस्ताव पर आज विस्तार से बात करेंगे और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, किस प्रकार से ये कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचा सकता है, इसके तमाम पक्ष को देखेंगे। तो एक प्रकार से यही खबर है, 2 स्तरीय जीएसटी ढांचे का प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया गया है। इसमें 5% और 18% के ही 2 स्लैब तक जीएसटी दरों को सीमित करने की बात की गई है। 12% और 28% वाले स्लैब को समाप्त करने का प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से वस्तुतः रेट रैशनलाइजेशन यानी दरों का युक्तिकरण, दरों को संगतिकरण, एक प्रकार से दरों को तर्क संगत बनाने के सरकार के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। और सरकार द्वारा दर युक्तिकरण पर गठित जो मंत्रियों का समूह है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने है, उसने सरकार की इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस पर अंतिम निर्णय किसका होगा? अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद का होगा। जो जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है और ये संवैधानिक संस्था के रूप में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? आर्टिकल 279 ए के तहत स्थापित है। आप ये जानते हैं कि जो जीएसटी है इसको भारत में 1 जुलाई 2017 को लाया गया था, एक प्रकार से लागू किया गया था। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में जीएसटी को लाया गया था? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से लाया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो 101वां है, लेकिन 2014 में जो संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था जीएसटी के सुधार के लिए, वो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। लेकिन ये पारित हुआ 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में, बना 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और इसके माध्यम से जीएसटी की 4 मुख्य दरें लाई गई। एक प्रकार से अलग अलग वस्तुओं को करों के 4 स्लैब में बांटा गया, 5%, 12%, 18% और 28%। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। आप जानते हैं कर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट आपकी आय पर लगता है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं वो आपका प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर आपको एक प्रकार से इनडायरेक्टली देना होता है,
जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं किसी भी तरह का, जैसे आप एक दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीदिए तो उसके एमआरपी मूल्य में आपके द्वारा दिया जाने वाला जो टैक्स है वो अगर निहित होगा तो उसे चुका तो रहा है दुकानदार, लेकिन दे आप ही रहे हैं, दे उपभोक्ता रहा है। तो इस प्रकार से जब बिचौलिया इसमें बीच में आ जाता है तो इस प्रकार के करों को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आप आजकल किसी भी चीज का उपभोग करते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं तो उसमें जीएसटी इन्वॉल्व होता है, और जीएसटी में भी आप जानते हैं लिखा होगा उस पर सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, सेंटर के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट के द्वारा स्टेट जीएसटी यानी स्टेट के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स, और साथ ही कई जगहों पर मिलेगा आपको आईजीएसटी यानी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है जो कि अंतरराज्यीय बिक्री पर लगाया जाता है। कई जगहों पर ऐसे यूटीज जहां पर विधानमंडल नहीं है वहां पर आपको यूटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको 3-4 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा समझ लिया, और जीएसटी परिषद ही जो संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रपति आर्टिकल 279 के तहत जीएसटी परिषद का एक प्रकार से गठन करने के लिए अधिकृत है, और राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है, और जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। केंद्रीय जो वित्त मंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगर मेंबर के तौर पर देखें तो केंद्रीय वित्त एवं कराधान राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, और अलग अलग राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो जीएसटी परिषद होती है इसका एक सचिवालय भी होता है, और इसके सचिव के रूप में काम करते हैं जो हमारे राजस्व सचिव होते हैं, वो इसके सचिव के रूप में काम करते हैं। जीएसटी इसका एक सचिवालय भी है, और उसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, वो नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार से जीएसटी परिषद एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत काम करने वाली संस्था है, और जीएसटी से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान यही करने का प्रयास करती है। कौन सी वस्तु को कौन से स्लैब में लेकर के आना है, इसका निर्णय जीएसटी परिषद करती है। मॉडल जीएसटी कानून कैसा होना चाहिए, इस पर भी सरकार को सिफारिश करने वाली, एक प्रकार से महत्वपूर्ण सिफारिश करने वाली जो परिषद है वो जीएसटी परिषद है। तो एक तरह से जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में केंद्रीय भूमिका जीएसटी परिषद की होती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। 279A के तहत उसका गठन किया जाता है। अब प्रस्तावित बदलावों को देख लेते हैं। जैसे 12% स्लैब को आप जानते हैं समाप्त किया जाएगा, और इसकी 99% जो वस्तुएं हैं वो 5% स्लैब में आ जाएंगी। इसी प्रकार से 28% की स्लैब को समाप्त करके इसकी 90% वस्तुएं जो हैं वो 18% के स्लैब में चली जाएंगी। जो 28% के स्लैब में आने वाली अन्य वस्तुएं हैं, जैसे कि तंबाकू, जैसे कि सिगरेट, जिनको सिन गुड्स के नाम से संबोधित किया जाता है क्योंकि इनका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है, इन पर 40% का टैक्स लगाया जाएगा। तो एक प्रकार से आप इसे सिन गुड्स के लिए नए स्लैब के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि इनका मानव स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार से मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती, इसलिए इनको सिन गुड्स कहा जाता है। और अब इन पर सिन गुड्स पर किसी प्रकार का कंपेंसेशन सेस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि एक सेस को भी समाप्त करने का जो प्रस्ताव है वो सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन पर इनके अलावा भी टैक्स लगाया जाता है। इनके अलावा मतलब जिन पर इन स्लैब्स के अनुसार टैक्स नहीं लगाया जाता, बल्कि उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। जैसे हीरो यानी डायमंड्स, और जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, काफी अर्ध मूल्यवान पत्थर होते हैं, उन पर जो करंट स्लैब है वो कितना है, 0.25% के अंतर्गत उन पर टैक्स लगाया जाता है। इसी प्रकार से जो आपके आभूषण है, ज्वेलरी है, या जो प्रीशियस मूल्यवान मेटल्स हैं, उन पर 3% की दर से टैक्स फिलहाल लगाया जाता है। और इनके अलावा जो जो दरें हैं वो केवल 5%, 12%, 18% और 28% के अंतर्गत आती हैं, और कंपेंसेशन सेस भी लगाया जाता है। ये वर्तमान व्यवस्था है। अब क्या है, जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव दिया गया है, वो क्या दिया गया है, वो ये दिया गया है कि जिन पर पहले 0.25% या 3% का टैक्स लगाया जाता था, अब उन पर 1% से कम का टैक्स लगाया जाएगा। और इसके अलावा मेन स्लैब्स विल बी 5% और 18%,
और 40% रेट एप्लीकेबल ओनली 5 to 7 सिन गुड्स। जो 5 से 7 सिन गुड्स हैं जो परिभाषित किए जाएंगे उन पर ही 40% का टैक्स लगाया जाएगा। तो ये व्यवस्था रहने वाली है। तो ये सामान्य व्यवस्था प्रस्तावित जो की गई है, अभी ये प्रस्ताव है, पूरी तरह से पारित नहीं हुआ है। जब पारित हो जाएगा तो ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। एक सामान्य चर्चा हम इस पर कर रहे हैं, लेकिन इस पर अलग अलग राज्यों ने अपनी चिंताएं भी अभिव्यक्त की हैं। विशेष तौर से राज्यों को चिंता यह है कि अगर 2 स्लैब समाप्त कर दिए जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में जो उनका राजस्व में हिस्सा है वो गिर जाए, और अगर वो राजस्व में हिस्सा उनका गिर जाता है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, उसको कंपेंसेट किस प्रकार से किया जाएगा, क्या उसका कोई मैकेनिज्म है, क्या किसी तरह की मैकेनिज्म का सुझाव दिया गया है, क्या किसी तरह के मैकेनिज्म को खड़ा करने का, एक तरह से इसमें एस्टेब्लिश करने का सुझाव है, और अगर नहीं है तो उसको लाए जाने की आवश्यकता है। विशेष तौर से जो केरल के वित्त मंत्री हैं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्य भी हैं, उनका नाम है KN बालगोपाल। उन्होंने ये कहा है कि इन जे प्रस्ताव लाए गए हैं 28% के स्लैब को समाप्त करने का और 12% के स्लैब को समाप्त करने का, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। इस पर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की आवश्यकता है, अभी तक जो नहीं हुआ है। यदि राज्यों को किसी प्रकार के राजस्व का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई किस प्रकार से होगी, कंपेंसेशन मैकेनिज्म किस प्रकार का होगा, ये स्पष्ट नहीं है। और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का इसके जवाब में कहना यह है, विशेष तौर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो हेड कर रहे हैं उनका कहना यह है कि इसके संदर्भ में कि राज्यों को होने वाली संभावित राजस्व हानि की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसके संदर्भ में जीएसटी परिषद ही अंतिम निर्णय लेगा। तो राज्यों की कुछ चिंताएं भी हैं। आप ये भी जानते हैं कि जीएसटी दरों में होने वाले इन बदलावों को सबसे पहले 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता भाषण, लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के दरों में होने वाले बदलावों को लोगों के लिए दिवाली गिफ्ट कहा था। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जब हम बहुत सी वस्तुओं को 18% के स्लैब में ले आएंगे 28% से, और बहुत सी वस्तुओं को 12% से 5% के स्लैब में ले आएंगे, तो इससे करों के अनुपालन में भी बेहतरी आएगी और साथ ही लोगों का व्यापार विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। लोगों को आसानी होगी अपना व्यापार करने में, और इसका लाभ उपभोक्ताओं को भी होगा, व्यापारियों को भी होगा। क्योंकि जब करों की दर कम होगी तो उन्हें अपने बाजार का आधार विस्तारित करने में मदद मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर किसी वस्तु का उपभोग करने में सक्षम हो जाएंगे तो उसकी बिक्री भी बढ़ेगी। तो सरकार का कहना है कि हर स्तर पर ही, चाहे व्यापारी हो चाहे उपभोक्ता हो, उसको इस निर्णय का लाभ ही होने वाला है। और इसलिए सरकार ने इसे आम आदमी के लिए दिवाली के तोहफे के रूप में भी परिभाषित किया है। आम आदमी पर इसके माध्यम से कर का बोझ कम होगा, साथ ही माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs जो हमारा सेक्टर है, और घरों के लिए भी ये राहत लेकर के आएगा, सामान्य उपभोक्ता को राहत होगी। साथ ही इसमें राजस्व संतुलन और मुद्रास्फीति का विशेष रूप से ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। कारण कारण यह है कि ऐसा ना हो कि इससे सरकार को राजस्व हानि होनी शुरू हो जाए अगर ये टैक्स के बदलाव आते हैं। तो इसमें एक राजस्व संतुलन भी भविष्य में एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, और साथ ही सरकार को मुद्रास्फीति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कई बार जब मुद्रास्फीति बहुत बढ़ती है तो मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब नीचे जाता है तो सरकार को अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ते हैं, और सरकार का अगर राजस्व कम होगा तो सरकार इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में एक संतुलन भी एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। व्यापक तौर पर माना यही जा रहा है कि उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ये जो प्रस्ताव हैं ये खासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी जो जुड़ी हुई है वो जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी से जुड़ी हुई है। जब हम जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो इसका एक मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले दो शब्दों में इसको तोड़ देते हैं, जलवायु वित्त और टैक्सोनॉमी। सबसे पहले जलवायु वित्त को समझने की कोशिश करते हैं। आजकल हमारे बहुत सी सरकारें, हमारी बहुत सी निजी संस्थाएं या हमारे बहुत से बैंक क्या काम करते हैं, वो इस तरह की परियोजनाओं में, इस तरह के प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं जिससे जो कि पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं
पहुंचाते हैं। अनुकूल प्रभाव डालने वाले प्रोजेक्ट किस प्रकार के होते हैं? जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को का उत्सर्जन न करें, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन न करें। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसें आती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मीथेन, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह की गैसें जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती है। अगर वायुमंडल में इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये सतही जो भू तापमान है उसको बढ़ाती है, जो अंततः जलवायु परिवर्तन के संकट के रूप में हमारे सामने आया है। तो अगर हम किसी भी सोलर प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं तो वो किस प्रकार का निवेश माना जाएगा? वो हमारा क्लाइमेट फाइनेंस माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बहुत बड़े स्तर पर पौधरोपण करते हैं एक तरह से, तो ये क्या काम करते हैं? ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं। तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव इंपैक्ट वाली परियोजना मानी जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस को के कॉन्सेंट्रेशन को कम करने वाली पर्यावरण के अनुकूल जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको क्या माना जाता है? चाहे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करना हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, या आप कह सकते हैं विशेष तौर से भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करना हो, पौधरोपण करना हो, इसी तरह से इस प्रकार की बिल्डिंग खड़ी करनी हो, इमारतें खड़ी करनी हो जिसमें ऊर्जा दक्षता की व्यवस्था की गई हो, एनर्जी एफिशिएंसी की व्यवस्था की गई हो, ये सारी चीजें क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत आती है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर कंपनियां किसी भी प्रोडक्ट पर लिख देती हैं कि ये इको फ्रेंडली है, किसी प्लास्टिक उत्पाद पर लिख देती हैं कि ये इको फ्रेंडली है, जबकि वास्तव में वो इको फ्रेंडली नहीं होता है, उसका पर्यावरण पर किसी न किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव होता है। इसलिए अगर इसकी पूरी सूची तैयार हो जाए कि किस प्रकार के निवेश को, किस प्रकार की गतिविधि को क्लाइमेट फाइनेंस माना जाएगा, क्लाइमेट फाइनेंस माना जाएगा, अगर इसकी पूरी सूची तैयार हो जाए तो जो एक फ्रॉड चलता है क्लाइमेट के नाम पर, क्लाइमेट निवेश के नाम पर, उस फ्रॉड पर नियंत्रण स्थापित करने में हमें मदद मिलेगी और जलवायु परिवर्तन की जो लड़ाई है, जलवायु संकट की जो लड़ाई है उसमें भी हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो इसकी सूची को तैयार करना, पूरा इसके नियमों को तय करना, इसकी सूची तैयार करना कि कौन कौन से निवेश को आप क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत मानेंगे, वो आएगा आपको टैक्सोनॉमी, उसी को हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी क्या है? एक प्रकार का वर्गीकरण है, एक प्रकार की सूची तैयार करता है, एक प्रकार का वर्गीकरण तय करता है कि इस प्रकार के निवेश को, इस प्रकार की योजनाओं को, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को ही एक तरह से क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत माना जाएगा। यही है क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। जरूरत इस बात की है कि इसके माध्यम से हमें एक ऐसे तंत्र को खड़ा करना है जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता हो, और इसके लिए हमें समीक्षा तंत्र भी खड़े करने पड़ेंगे। तो यही आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो हमने अभी समझा है। तो भारत की जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में मई 2025 में हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी को लेकर के, और ये ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिया था। इसको वित्त कर लीजिएगा, वित्तीय नहीं वित्त, यानी क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी को लेकर के एक ड्राफ्ट जारी किया और इस पर सार्वजनिक परामर्श के लिए इसको जारी कर दिया। किसने? वित्त मंत्रालय ने, मई 2025 में। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि भारत में हरित निवेश को बढ़ाया जा सके, ग्रीन इन्वेस्टमेंट को भारत में बढ़ाया जा सके, ग्रीन वॉशिंग को रोका जा सके। ग्रीन वॉशिंग क्या है? जब बहुत सी कंपनियां इस प्रकार के दावे करने शुरू कर दे कि उनके द्वारा किया गया निवेश किस प्रकार का निवेश है, क्लाइमेट फाइनेंस है, उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद, प्रोडक्ट एक प्रकार से इको फ्रेंडली है, लेकिन वास्तव में न तो उनका निवेश ग्रीन निवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता, न उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट एक प्रकार से इको फ्रेंडली कहा जा सकता। तो इस ये जो धोखाधड़ी के दावे हैं इनको हम ग्रीन वॉशिंग के नाम से जानते हैं। तो ग्रीन वॉशिंग की प्रक्रिया को रोकना भी इसका उद्देश्य है कि इसका पूरा मसौदा हम तय कर दें, एक टैक्सोनॉमी, एक सूची तैयार कर दें कि किस प्रकार के निवेश को, किस प्रकार की परियोजना को क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत माना जा सकता है। निवेशकों को स्पष्ट करना कि कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी तकनीकें हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो कि जलवायु शमन में, जलवायु शमन यानी जलवायु मिटिगेशन में, जलवायु अनुकूलन में यानी एडेप्टेशन में और ट्रांजिशन में सहायक है। आप
जब जलवायु अनुकूलन की बात करते हैं, जलवायु शमन की बात करते हैं, मिटिगेशन की बात करते हैं, तो मिटिगेशन में वो चीजें आती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का काम करती है। तो अगर आप कोई भी ऐसी परियोजना का निर्माण करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता है, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता है, तो वो परियोजना किसके अंतर्गत आएगी? जलवायु मिटिगेशन, जलवायु शमन के अंतर्गत आ जाएगी। अगर आप इस तरह के काम करते हैं कि जो ऑलरेडी जलवायु परिवर्तन के इम्पैक्ट हमारे सामने आ रहे हैं उससे लड़ने के लिए कोई काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। जैसे ये देखा गया है कि बहुत से समुद्र तटीय क्षेत्र में जो जल का स्तर है वो बहुत बढ़ गया है और पानी जो है वो बस्तियों तक आ गया है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इन समुद्र तटों पर जहां पर बस्तियां हैं वहां दीवारों का नाम वॉल फेंसिंग करें, वो एक प्रकार से दीवारों का निर्माण करें। तो ये किस चीज के अंतर्गत आएगा? जलवायु अडेप्टेशन, क्लाइमेट अडेप्टेशन के अंतर्गत ये फंडिंग आ जाएगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर हम इस तरह के बीजों का निर्माण करते हैं, इस तरह की सीड्स का निर्माण करते हैं जो कि सूखे के प्रतिरोध को झेल सकते हैं, जो कि ड्रॉ ड्रॉट रेसिस्टेंस हो, सूखा प्रतिरोधी हो, और तब भी एक प्रकार से सूखे से प्रभावित जमीन में भी वो उच्च उत्पादकता दे सकते हो, इस प्रकार के अगर बीजों को निर्मित करते हैं तो वो गतिविधि भी हमारी क्लाइमेट अडेप्टेशन के अंतर्गत आ जाएगी। यह अंतर है जलवायु मिटिगेशन में, जलवायु शमन में और जलवायु अनुकूलन में। इसी प्रकार से ट्रांजिशन करना है एक तरह से हमें, जो हमारी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं जो कि जीवाश्म ईंधनों पर आधारित है, अगर उन्हें हम पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों की ओर लेकर के चले जाते हैं तो इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, जिसमें बहुत से देशों को फाइनेंस की भी आवश्यकता है। तो यही मतलब है इसका कि निवेशकों को स्पष्ट करना है कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं, कौन सी तकनीकें ऐसी हैं, कौन सी ऐसी प्रथाएं हैं जो कि जलवायु शमन से जुड़ी हुई हैं, जलवायु अनुकूलन से जुड़ी हुई हैं, ट्रांजिशन से जुड़ी हुई हैं। जब इनकी पहचान स्पष्ट हो जाएगी तो लोग ग्रीन वॉशिंग नहीं कर सकेंगे, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकेंगे, उनकी जिम्मेदारियों को एस्टैब्लिश किया जा सकेगा। साथ ही भारत सरकार का ये भी कहना है कि ये जो दस्तावेज है जलवायु वित्त टेक्सोनोमी है, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब है कि भविष्य में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित टारगेट्स निर्धारित होंगे और महत्वाकांक्षी टारगेट हमारे सामने आएंगे, उसी प्रकार से हमारी प्राथमिकताएं भी बदलेंगी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो उसी के अनुरूप इस डॉक्यूमेंट में परिवर्तन भी होते रहेंगे, इसलिए ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक स्थायी डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि नई जरूरतों के अनुसार इसमें सुधार भी किए जा सकते हैं। ये हमने पूरा समझ लिया। अब इससे संबंधित एक पूरी समीक्षा होती रहे समय समय पर, यह भी जरूरी हो जाता है। समय समय पर समीक्षा होनी क्यों जरूरी है? ताकि नई आवश्यकताओं के अनुरूप जो नए नियम बनते हैं उसके आधार पर हम नई संरचनाएं खड़ी करते रहें। तो यहाँ पर एक पूरे समीक्षा तंत्र का भी सुझाव दिया गया है, और ये जो समीक्षा तंत्र है ये दो स्तरों पर काम करेगा। एक एनुअल रिव्यू के स्तर पर काम करेगा और एक 5 ईयर रिवीजन के आधार पर काम करेगा। अगर हम एनुअल रिव्यू की बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा पूरी योजनाएं हैं जलवायु अनुकूलन से संबंधित या जलवायु शमन से संबंधित, वो उनके कार्यान्वयन में अंतर है या नहीं है, वो वास्तव में जमीनी स्तर पर उतारी जा रही है या केवल वो दस्तावेज बनकर के रह गई है, नीति में कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं है, हितधारकों की प्रतिक्रिया, स्टेक होल्डर्स की प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है, इसके आधार पर हमारी वार्षिक समीक्षा होगी। और ये वार्षिक समीक्षा जो है वो तय समय सीमा में होगी, इसका जो समय है वो निर्धारित किया जाएगा, चाहे वो 5 महीने का हो चाहे 6 महीने का हो। जैसे प्रस्ताव में ये बात है कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने में ये समीक्षा कर दी जानी चाहिए। इस पर सार्वजनिक परामर्श भी लिए जाने चाहिए और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया भी, डॉक्यूमेंटेशन भी इस पर अनिवार्य होगा, ताकि इस पूरी प्रक्रिया को एक संस्थागत रूप दिया जा सके और हम ये पता लगाया जा सके कि जो हमने पूरा तंत्र तैयार किया है कि ये कार्य जो है हमारे ये जलवायु अनुकूलन में आएंगे, ये कार्य हमारे जलवायु शमन में आएंगे, एक प्रकार से मिटिगेशन के अंतर्गत ये परियोजनाएं आएंगी, अडेप्टेशन के अंतर्गत ये परियोजनाएं आएंगी, वो वास्तव में उसी प्रकार से कंपनियां काम कर रही हैं, सरकारें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जनता की उस पर क्या राय है। इसलिए समीक्षा करना बहुत जरूरी है ताकि
जो योजनाएं हम बनाएं, जो पूरा टैक्सोनॉमी का ढांचा हम खड़ा करें, वो केवल दस्तावेज ही ना बन करके रह जाए बल्कि जमीनी स्तर पर उतरे भी। साथ ही हर 5 साल में एक गहन समीक्षा भी की जाएगी, 5 ईयर रिवीजन भी किया जाएगा। जैसे वैश्विक जलवायु वित्त की जो अगर परिभाषाएं हैं, वो परिभाषाएं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो वैश्विक जो जलवायु वित्त है, आप जानते हैं कि जो हमारे विकासशील देश हैं, उन्हें जलवायु परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बड़े स्तर पर फंड की आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने स्तर पर उन फंड की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। जलवायु वित्त से संबंधित जो भी आवश्यकताएं उनकी हैं, क्योंकि जलवायु अनुकूलन से संबंधित उन्हें नई योजनाएं लेकर के आनी पड़ेंगी। जलवायु मिटिगेशन से संबंधित योजनाओं का एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। ये काफी, और ग्रीन टेक्नोलॉजी किसके पास है? ज्यादातर पश्चिमी देशों के पास है, जो काफी महंगी है। और अगर उस पर वो आसान शर्तों पर उसका इस्तेमाल करने की एक प्रकार से अनुमति विकासशील देशों को नहीं दी जाएगी, तो वो अपने स्तर पर इसका खर्च वहन नहीं कर सकते। इसलिए वैश्विक जलवायु वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करना पूरी अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। वैश्विक कार्बन बाजार के रुझान क्या है, वो भी स्पष्ट होने चाहिए। साथ ही अलग अलग देश, विशेष तौर से भारत, अपना जो एनडीसीज, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है, यानी जलवायु परिवर्तन की लड़ाई से लड़ने के लिए पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता जो हुआ था वर्ष 2015 में, उसके अंतर्गत उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अलग अलग देशों ने अपने जलवायु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिनको हम नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसके अनुरूप ही ये 5 साल की समीक्षा होनी चाहिए कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम कहाँ खड़े हैं, और उसमें टैक्सोनॉमी का जो ढांचा है, इसे वास्तव में जमीन पर किस स्तर पर उतारा जा रहा है उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत, इसकी गहन समीक्षा होगी। और ये जो समीक्षा होगी, ये संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल स्टॉकटेक चक्र से मेल खाएगी। किस प्रकार से मेल खाएगी? जो कोप 28 की बैठक हुई थी वर्ष 2023 में, उसमें ग्लोबल स्टॉक टेक की संकल्पना आपने सुनी होगी। ये संकल्पना क्या है? ये संकल्पना ये है कि अलग अलग देशों ने जो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता है, पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन निर्धारित किए थे, जो जलवायु लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्य को प्राप्त करने में वैश्विक स्तर पर हम कहां तक आए हैं, इसका मूल्यांकन करना ही ग्लोबल स्टॉक टेक कहलाता है। तो इसी प्रकार का ये 5 वर्षीय मूल्यांकन होगा। अब ये 2023 के बाद 2028 में फिर से मूल्यांकन होगा। तो इसी प्रकार से 5 साल की समीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर भी की जाएगी। यानी जो हमने योजनाएं तय की हैं, क्लाइमेट एडेप्टेशन को लेकर के, क्लाइमेट मिटिगेशन को लेकर के, क्लाइमेट ट्रांजिशन को लेकर के, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में हम कितने सक्षम हो पाए हैं, इसका भी एक समीक्षा तंत्र किया जाएगा। एक समीक्षा की जाएगी और उसके लिए समीक्षा तंत्र जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। अब हम इसके कानूनी और एडिटोरियल पहलुओं को देख लेते हैं जो समीक्षा का है। अगर हम कानूनी पहलुओं को देखें, तो टैक्सोनॉमी ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन ना हो किसी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के अंतर्गत। यानी टैक्सोनॉमी की भारत के मौजूदा कानूनों जैसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, जैसे सेबी के नियम, जैसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना जो कि भारत की एक लेटेस्ट योजना है, और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से संगति से जांच की जाएगी। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, क्या वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ही चल रहे हैं? इसके अलावा अनुपालन योग्यता कितनी है, उन्हें जमीन पर किस एफिशिएंसी के साथ उतारा जा रहा है। दोहराव को हटाना, दोहराव को हटाने का ये इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग एक ही प्रकार की डिमांड अलग अलग प्रकार से कर रही है। तो इस तरह से जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, उसमें दोहराव को हटाएंगे और शब्दों की एक रूपता रखेंगे। अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत, चाहे वो पर्यावरण मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय हो, उसमें जितने भी तकनीकी शब्द हैं, उसमें एक ही प्रकार की शब्दावली रहेगी, ताकि किसी प्रकार का दोहराव उसके अंतर्गत ना आ जाए। इसी तरह से ये तो हुआ कानूनी पहलू समीक्षा का। इसी तरह से एक है सामग्री से संबंधित पहलू। सामग्री से संबंधित पहलू यानी एडिटोरियल पहलू। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा पूरा का पूरा परिभाषाएं होंगी, जो भी पूरा हमारा डेटा होगा, वो पूरी तरह से पारदर्शी होगा, एकदम क्लैरिटी होगी, उसमें स्पष्टता होगी।
परिभाषाएं तकनीकी रूप से सटीक होंगी, आम व्यक्ति के लिए समझने योग्य होंगी। डेटा अपडेट किया जाएगा, अपडेट करना आवश्यक होगा। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस लक्ष्य या ऊर्जा दक्षता मानक क्या है, इस पर जो लेटेस्ट डेटा है वो उसको लगातार अद्यतन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, कृषि है और असंगठित क्षेत्र है, इसके लिए सरल प्रक्रियाएं और लचीली समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की जो आर्थिक क्षमताएं हैं वो सीमित होती हैं, और अगर आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं तो क्लाइमेट से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उतारने के अंतर्गत ऐसा हो सकता है कि वित्त एक इनके अंतर्गत बाधा आ जाए। तो इसके लिए इनके संदर्भ में एक लचीली, एक फ्लेक्सिबल रवैया अपनाना आवश्यक है। तो इस प्रकार से एक पूरा मैकेनिज्म खड़ा किया जाएगा क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी से संबंधित। इसमें जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, संस्थागत ढांचा और भविष्य की दिशा किस प्रकार से होगी, जैसे वित्त मंत्रालय को एक स्थायी इकाई या विशेषज्ञ समिति इसके अंतर्गत बनानी चाहिए। इसमें ऐसा सुझाव दिया गया है जिस विशेषज्ञ समिति में क्लाइमेट विशेषज्ञ हो, जो पर्यावरणविद हैं वो शामिल हो, एनजीओ इसके अंतर्गत शामिल हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सूची तैयार करेगी और एक समीक्षा तंत्र खड़ा करेगी। उसके लिए जरूरी है कि इसमें वित्त विशेषज्ञ भी शामिल हो, कानूनी विशेषज्ञ इसके अंतर्गत शामिल हो, वित्तीय विनियामक इसके अंतर्गत शामिल हो, जैसे सेबी के मेंबर, सेबी के विशेषज्ञ इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, नागरिक समाज के सदस्य इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, जो लगातार इस बात की समीक्षा करती रहे कि वास्तव में जो हमारी परियोजनाएं काम कर रही हैं वो क्लाइमेट के अनुकूल ही काम कर रही है, जो प्रोडक्ट हम निर्मित कर रहे हैं वो क्लाइमेट के अनुरूप ही कर रहे हैं, वो क्लाइमेट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही इससे संबंधित एक पब्लिक डैशबोर्ड के माध्यम से जनता की प्रतिक्रिया भी ली जाएगी, उनके अनुभव और समीक्षा रिपोर्ट उनके साथ एक प्रकार से जो समीक्षा रिपोर्ट होगी वो लगातार ऑनलाइन की जाएगी और साझा की जाएगी आम जनता से भी। वार्षिक समीक्षा सारांश और 5 वर्षीय प्रस्तावों को सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा। भारत की जो कार्बन क्रेडिट योजना है, जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं और जो निवेश प्रवाह है, उसको जलवायु लक्ष्यों से जोड़ने के लिए एक मजबूत और पारदर्शी टैक्सोनॉमी आवश्यक है। मजबूत और पारदर्शी टैक्सोनॉमी क्यों आवश्यक है, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स का आप उदाहरण ले सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि जब हम क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित किसी परियोजना में निवेश करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास फंड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी क्लाइमेट से संबंधित या आप कह सकते हैं कि किसी भी सोलर पावर से संबंधित या पवन ऊर्जा से संबंधित या किसी अन्य पौधरोपण से संबंधित किसी परियोजना में जब निवेश करना चाहते हैं और हमारे पास फंडिंग नहीं होती, तो इस तरह की क्लाइमेट फाइनेंस की फंडिंग जुटाने के लिए हम जो बॉन्ड का सहारा लेते हैं, जो शेयर मार्केट का सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से फंड जुटाते हैं, उसको हम ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। बॉन्ड्स जारी करके एक प्रकार से लोगों को बॉन्ड्स जारी करके हम फंड जुटाते हैं और उनको एक निश्चित ब्याज दर पर लगातार उनको पैसा देते हैं। तो इसके लिए जो ग्रीन बॉन्ड्स है वो वास्तव में ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इसके लिए भी पूरी पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए और मजबूत समीक्षा होनी चाहिए और पूरा सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। ये प्रक्रिया जो है पारदर्शी, सक्रिय और कंस्ट्रक्टेड नहीं होगी तो टैक्सोनॉमी केवल नाम का ही लिविंग डॉक्यूमेंट रह जाएगा, वास्तव में धरातल पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी, लोग क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर क्लाइमेट को नुकसान करने वाली परियोजनाओं में निवेश करते रहेंगे और उससे लाभ भी प्राप्त करते रहेंगे और पर्यावरण को नुकसान भी होता रहेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सिंपल भाषा में यही समझिए कि क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब होता है कि जलवायु परिवर्तन या आप कह सकते हैं कि जलवायु को नुकसान न पहुंचाने वाली परियोजनाएं, ऐसी परियोजनाएं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को एक प्रकार से नहीं बढ़ाती है, जो कि किसी भी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती है। इन गैसों का जो कंसंट्रेशन है वो वायुमंडल में नहीं बढ़ाती हैं। ऐसी परियोजनाओं को क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और इनकी एक पूरी सूची तैयार करना ही टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आ रहा है। हम इन सभी की जब समीक्षा करेंगे तो इसके लिए एक समीक्षा मैकेनिज्म खड़ा करना पड़ेगा जो इस बात की को तय कर सके कि सभी परियोजनाओं में जिनमें निवेश हो रहा है वो एक तरह से
इसी के अंतर्गत आती है, क्लाइमेट फाइनेंस के अंतर्गत ही आती है। कोई ग्रीन वॉशिंग के माध्यम से इसका लाभ न उठाए। तो एक समीक्षा तंत्र खड़ा किया जाए और इस समीक्षा तंत्र को पारदर्शी बना जाए, जनता की इसमें भागीदारी स्थापित हो, सारी प्रक्रिया पारदर्शी हो। यही है क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। तीसरी खबर हमारी आम की खेती के किसानों से जुड़ी हुई है। आम की खेती के किसानों से किस प्रकार से जुड़ी हुई है? ये एक प्रकार से केस स्टडी हम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा पसंदीदा फलों में से एक है आम, और दुनिया में बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जाता है। भारत में इंडिजिनस एक प्रकार से खेती है ये, भारत में स्वदेशी खेती भी इसको माना जाता है। उत्तर प्रदेश में वो जिला जो कि उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आम का उत्पादन करता है, वो जिला है सहारनपुर। तो सहारनपुर में हाल ही में द हिंदू ने एक केस स्टडी करी, जिसमें एक बाग के माध्यम से दो भाई फलों का उत्पादन कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो उनके कुछ महत्वपूर्ण अनुभव हैं जो आम की खेती से जुड़ी हुई चुनौतियों को अभिव्यक्त करते हैं, और किस प्रकार से इस चुनौती में जो बाजार पर व्यापारियों का नियंत्रण है, जो हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आम की फसल किस प्रकार से प्रभावित हुई है, उसका उपभोक्ता किस प्रकार से प्रभावित हुआ है, बाजार पर व्यापारियों का नियंत्रण होने की वजह से किसानों को इस फसल का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। ये सारी चीजें इस केस स्टडी के माध्यम से बाहर आती हैं। तो आम की जो खेती है उसके बारे में एक समझ एस्टेब्लिश करने के लिए ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सहारनपुर के किसानों के संदर्भ में ये केस स्टडी की गई है, और उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आम उत्पादक जिला है सहारनपुर। इससे हमें ये पता चलता है कि जो आम के किसान है वो उनको अपनी फसल की बहुत कम कीमत मिल पाती है। रसायनों का वो आम के उत्पादन में लगातार उपयोग जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और बाजार पर बिचौलियों का नियंत्रण है। और ये सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आम के किसान लगातार महसूस कर रहे हैं। किसानों को ये बात निकल कर के आई है, विशेष तौर से सहारनपुर जिले के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सहारनपुर जिले में दशहरी आम होता है, मालदा आम होता है, लंगड़ा होता है, चौसा भी होता है, और एक वहां का गुलाब जामुन आम है, वो भी होता है। दशहरी आम के लिए सहारनपुर के किसानों को केवल 8 से 10 रुपए प्रति किलो प्राप्त हुए। इसके अलावा उपभोक्ताओं को, अगर सहारनपुर के चौसा आम की बात करें तो उपभोक्ताओं को मार्केट में चौसा आम 150 रुपए प्रति किलो मिला है, लेकिन किसानों को वास्तव में इसका भुगतान 50 रुपए से भी कम हुआ है। ये अंतर किस प्रकार से आया है? इस अंतर का एक कारण तो ये है कि जो बाजार है उस पर बिचौलियों का नियंत्रण है। एक अंतर ये भी है कि जो चौसा आम है इस ये बारिश के कारण काला पड़ जाता है, और बारिश के कारण काला पड़ने के कारण इसकी बैगिंग करनी पड़ती है, यानी इसको थैले में, प्रत्येक आम को एक छोटी थैली में बांधना पड़ता है। अगर बारिश का इस पर नकारात्मक प्रभाव रोकना है, इससे इसकी रेट भी कम हो जाती है अगर वो काला पड़ जाता है, तो इसकी बैगिंग करनी पड़ती है। और प्रत्येक आम के लिए जो एक बैग है उसकी कीमत 3.5 रुपया है, और जो बैग लगाने का जो श्रमिक है वो बैठता है लगभग 1.5 रुपया। और इसके कारण किसानों की जो लागत है वो बढ़ जाती है, बाजार पर व्यापारियों का नियंत्रण है, किसान अपनी फसल का जो अंतिम दाम प्राप्त कर रहा है चौसा आम को लेकर के वो 50 रुपए से भी कम का दाम प्राप्त कर रहा है, और मार्केट में वही आम 50 रुपए किलो बिक रहा है। तो वास्तव में जो उत्पादक है, जो वास्तविक उत्पादक है, उसको इसका लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। यह आम के किसानों की व्यथा है। इसको हम पूरे भारत के तौर पर सहारनपुर के माध्यम से पूरे भारत के स्तर पर समझ सकते हैं। आम की गुणवत्ता और स्वाद में भी लगातार गिरावट आई है, और ये गिरावट का सबसे बड़ा कारण यह है कि आम की ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के लिए अधिक से अधिक किसानों ने रसायनों का अत्यधिक उपयोग किया है। रसायनों के उपयोग का एक नकारात्मक प्रभाव यह है कि पहले जहां आम का सीजन सितंबर महीने तक चलता था, वहीं आप महसूस करेंगे कि वर्तमान में भी मार्केट में आम नहीं है। वर्तमान अभी अगस्त ही चल रहा है, तो अगस्त में भी आप बहुत ज्यादा आम नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार से किसानों का ये भी कहना है कि सीजन का जो अवधि है उस सीजन की अवधि भी
कम हुई है। किसानों के अनुसार बिचौलियों द्वारा दाम तय किए जाते हैं और लागत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। साथ ही रसायनों का प्रयोग लगातार बढ़ता चला गया। हमने देखा है कि रसायनों की नकारात्मक प्रभाव है, उसके स्वाद पर भी, आम के स्वाद पर भी असर पड़ा है, और साथ ही सीजन की अवधि का कम होना भी कहीं ना कहीं रसायनों से जोड़ करके देखा जा रहा है। ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी प्रयोग किसानों के द्वारा किया जाता है। जैसे सहारनपुर के किसानों की बात करें तो जिनकी समीक्षा की गई है या जिन केस स्टडी को हमने हासिल किया, उससे पता चलता है कि किसानों ने पिछले 12 सालों में पेक्लोब्यूट्राजोल नाम का एक रसायन प्रयोग किया है लगातार, ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। लेकिन इससे उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन जो आम का स्वाद और उसकी गुणवत्ता है उसमें गिरावट आ गई है। और गिरावट आने का एक तरह से आप नतीजा देख सकते हैं इस रसायन के प्रयोग का। एक नतीजा ये भी है कि अब इस रसायन की पेड़ों को आदत बन गई है। अगर ये रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो पेड़ पर आम ही नहीं आते हैं। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ये भी बना है। साथ ही आम को पकाने के लिए आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इस कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग से और दुनिया भर में जो ऑर्गेनिक खेती का रुझान है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के इस्तेमाल का जो रुझान बढ़ा है, उसकी वजह से हुआ क्या है कि निर्यात में भी लगातार गिरावट आई है। तो आम के किसानों की व्यथा देखिए कि एक बार एक जगह वो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रसायनों का प्रयोग करते हैं। और आम के बारे में कहा जाता है कि जो पाल का आम है, यानी जो रसायनों एक तरह से कैल्शियम कार्बाइड के माध्यम से जिसको पकाया जाता है उसे हम कहते हैं पाल का आम। पाल का आम बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक फूड की डिमांड की वजह से इसका निर्यात भी कम हो गया है। तो किसान रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तब भी उनको घाटा है, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं आम को पकाने के लिए तब भी उनको घाटा हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। रसायनों के कारण अब सहारनपुर और मलिहाबाद बेल्ट की जो कटाई है वो एक ही समय पर हो रही है। ये भी देखने में आया है कि जब हम रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो मलिहाबाद बेल्ट और जो सहारनपुर बेल्ट है उसके आम एक ही समय पर किसान मार्केट में आ रहे हैं, और इसके कारण भी उनका जो दाम है वो लगातार गिरता गया है। जब मलिहाबाद बेल्ट की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं, जैसे इसमें लखनऊ आ जाता है, लखनऊ उन्नाव आ जाता है, सीतापुर आ जाता है मलिहा बेल्ट में, मलिहाबाद बेल्ट में। सहारनपुर बेल्ट में आ जाता है सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, अमरोहा। इस बेल्ट में ये आ जाते हैं। अब किसान आम की जगह क्या कर रहे हैं, पॉपुलर के पेड़ लगा रहे हैं, जो कि प्लाईवुड उद्योग का आधार है। तो किसानों के सामने बाजार की समस्या है, बिचौलियों की समस्या है और नीति संबंधी समस्या भी है। किसानों का कहना है कि अगर महंगाई को ध्यान में रखा जाए तो दशहरी का जो रेट है वो मार्केट में 40 रुपए प्रति किलो होना चाहिए, लेकिन वो 10 रुपए प्रति किलो से भी कम है। और एक बीघा में कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की जो लागत है वो 2,000 से 3,000 रुपए है। सहारनपुर में 15 लाख लोगों की जो आजीविका है वो कृषि पर आधारित है, जिनमें लाखों आम किसान हैं। केवल लाखों आम किसान सहारनपुर में है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर लोगों को इसकी खेती प्रभावित करती है, इसलिए इस पर चर्चा करना आवश्यक हो गया था। सामूहिक सहकारी समितियां इस क्षेत्र में न होने के कारण किसान मूल्य तय करने में असमर्थ होते हैं, और सुझाव इनको यही दिया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो वैज्ञानिक लगातार आम की किस्मों पर अनुसंधान कर रहे हैं उन नई किस्मों को ही इस क्षेत्र में उगाने की आवश्यकता है। तो इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है उस पर एक बात कर लेते हैं। जैसे कुछ किसानों ने ये कहा है कि उन्होंने अपने मार्केट को बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप और जो फेसबुक है उससे सीधे ग्राहकों से जुड़े हैं, और वहां से अपने जो आम की बिक्री है उसे करने में सफलता प्राप्त की है। यानी एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ करके जो प्रगतिशील किसान है उन्होंने लाभ भी उठाया है। साथ ही किसानों को यह भी बात जानने की आवश्यकता है कि जो बैगिंग है, जो आम पर बैग लगाए जाते हैं उनको बरसात से बचाने के लिए, जिससे उनका स्वाद बेहतर रहे, उनकी गुणवत्ता बने रहे, इस पर सरकार प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी भी प्रदान करती है। तो इस सब्सिडी का भी लाभ उनको उठाना चाहिए। साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने आम की कई किस्में तैयार की हैं, जैसे अरुणिमा, अरुणिका, अंबिका। ये नई किस्में जो हैं काफी छोटी हैं, लेकिन बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम है।
तो इस तरह की नई किस्मों की तरफ भी किसानों को बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें अपने जो खेत हैं, जो बाग बगीचे हैं आम के, वो ठेकेदारों को ही पूरी तरह से नहीं देने चाहिए। कटाई भले ही ठेकेदारों को दे दें, लेकिन उसकी जो एक तरह से रखवाल करनी है या आम की ग्रोथ करनी है, उसको अपने हाथ में रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम उसको पूरी तरह से किराए पर देते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ठेकेदार क्या करते हैं, जो किराए पर जिसको दिया जाता है, वो बहुत बड़े स्तर पर कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लंबे समय में जो ग्रोथ है वो गिर जाती है। और कीटनाशकों की, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा, कीटनाशकों की पेड़ को आवश्यकता भी, एक आदत भी पड़ जाती है, उसके बिना फिर उत्पादन भी नहीं होता है। तो उस तरह की स्थिति न आए, इसके लिए जरूरी है कि पूरी खेती ठेकेदारों को न सौंप करके केवल कटाई के समय ही उनको किराए पर देने की आवश्यकता है, ताकि कटाई के सीजन में केवल जो अंतिम माल है उसमें वो मदद करके उसको बाजार तक पहुंचाने में मदद पहुंचाएं, और बाकी एक जो नई किस्में हैं उसकी तरफ जाने की आवश्यकता है किसानों को। और जो सरकार जहां पर सब्सिडी दे रही है, वहां पर उस सब्सिडी का लाभ उठाने की आवश्यकता है। और जो भी सोशल मीडिया अगर हेल्पफुल हो सकता है बाजार तक पहुंच बनाने में, तो सोशल मीडिया का भी यूज किया जा सकता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार के 2 स्तरीय जीएसटी प्रस्ताव के तहत कौन कौन से स्लैब समाप्त किए जाएंगे? आपके सामने ऑप्शन है 5% और 12%, 12% और 28%, 5% और 18%, 18% और 28%। अगला प्रश्न है, जलवायु वित्त टैक्सोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन पर कानून बनाना, ग्रीन निवेश को वर्गीकृत और निर्देशित करना, कृषि योजनाओं में सहायता देना, बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना। तीसरा प्रश्न है, आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है? आपके सामने ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस प्रश्न का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।